हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अपव्यय का नियम। यानी हमने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्वांटम संख्या के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब क्वांटम संख्या के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि क्वांटम संख्याएं हैं वो चारों क्वांटम संख्याएं हमें कोष, उपकोष, उनके अभिविन्यास और चक्रण इनके बारे में बताती है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि परमाणु के अंदर जो उपकोष है, उपकोष के अंदर पाए जाते हैं कक्षक। ठीक है, अब कक्षक है वो उसके अंदर रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से उनके अंदर प्रवेश करेंगे उनके बारे में बताता है यह नियम। तो अपव्यय का नियम है वो किसके बराबर बताता है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना। तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वे जो हमने बात की थी उपकोष की, तो उपकोष की ऊर्जा कौन से उपकोष की कम होती है, कौन से उपकोष की ज्यादा होती है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। भी हमने पढ़ा था कि उपकोष कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, S, P, D और F। ठीक है, तो इसके अंदर आप ध्यान रखना कि सबसे कम एनर्जी रहती है, सबसे कम ऊर्जा किसकी रहती है, S उपकोष की। ठीक है, और उसके बाद रहती है सबसे ज्यादा F की। तो हम बात करें कि S की सबसे कम, उसके बाद P और उसके बाद D और उसके बाद F। यानी क्रम किसकी तरफ चलेगा, S से F की ओर बढ़ता क्रम चलेगा, किसका, ऊर्जा का। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारे पास क्या आ गया है, उपकोष आ गए कि इन उपकोषों की ऊर्जा होती है कम होती है और इनकी ज्यादा होती है। तो अब क्या होता है, उपकोष के अंदर पाए जाते हैं कक्षक। तो कक्षकों के ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो कक्षकों की ऊर्जा जब भी हमें पता करनी हो तो आप एक चीज ध्यान रखना, एक नियम आता है N+L का नियम। कौन सा नियम, N+L का नियम। N+L का मतलब N इसके अंदर क्या है, N हमने पीछे पढ़ा था ना क्वांटम संख्या में, N किसका प्रतीक था, मुख्य क्वांटम संख्या का। ठीक है, और L किसका प्रतीक था, द्विघांसी क्वांटम संख्या का। यानी N और L दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जो मान आएगा उसके आधार पर हम क्या करेंगे, कक्षकों की ऊर्जा को बताएंगे कि कौन से कक्षक की ऊर्जा कम होती है और कौन से कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भी जब N+L का मान क्या हो, कम हो, यानी जिस उपकोष या कक्षक का N+L का मान क्या हो, कम हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले उस कक्षक के अंदर जाएगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, जैसे जैसे N+L का मान कक्षकों का बढ़ेगा तो धीरे धीरे आगे इलेक्ट्रॉन हम बढ़ते चलेंगे। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया, मैंने उपकोष ले 3-4 उपकोष आपको दे दिए, उनके आधार पर हम इसे N+L के नियम को समझ सकते हैं। जैसे एक दे दिया 2s, 3p, 3s, 4p और 2। ठीक है, तो अब देखो कि पहले कौन से उपकोष के अंदर, उपकोष या कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा इनमें से। ठीक है, तो हम क्या करें, इनका निकालें N+L का मान। तो पहले का अगर N+L का मान निकालें, देखो पहले के अंदर N+L का मान क्या होगा, N मतलब क्या होता है, मुख्य कोष। ठीक है, तो कितना है, 2। L है, मैंने क्या कहा था आपको, पहले अपने पिछले वीडियो के अंदर निकाल के देखा था। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान में रखना कि जैसे अपने पास 4 उपकोष है ना, S, P, D और F, तो इनके लिए L का मान क्या रहता है, S के लिए रहता है 0, P के लिए रहता है 1
डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, एल के मान ये रहते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने निकाले हैं। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे लिंक में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम बात करें, हमारे पास क्या है, 2 के साथ में s, ठीक है, मतलब l का मान क्या होगा, 0। तो 2 प्लस 0 क्या होगा, n प्लस l, दोनों का मान क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद दूसरे को लो आप, दूसरे के अंदर n का मान कितना है, 3, और p है, साथ में क्या है, p है। तो p के लिए l का मान क्या रहता है, 1। तो आप देखो ये रहेगा 1। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। उसके बाद 3s के अंदर हमारे पास है n का मान कितना है, 3, s का मान रहता है 0 l के लिए, ठीक है। तो क्या रहेगा, 0। 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद 4p के अंदर मुख्य कोश है वो 4 होगा, ठीक है, और p के लिए l का मान क्या रहेगा, 1। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। अब अंतिम हमारे पास है 2p के अंदर मुख्य कोश क्या है, 2 है, यानी n का मान कितना है हमारे पास, 2। और l का मान है हमारे पास p है, इसके लिए l का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या मान आ गया, 3 आ गया। अब देखो हमने क्या कहा था n प्लस l के नियम से कि कौन से उपकोष की ऊर्जा कम होगी, कौन से की ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पहले आएगा और कौन से में बाद में आएगा। तो हमने क्या कहा था कि जिस उपकोष या कक्षक n प्लस l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और जिनका n प्लस l का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कम ऊर्जा के अंदर तो कौन प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो कौन से के अंदर पहले प्रवेश करेगा, इनमें से देखो सबसे कम मान कौन सा आ रहा है, 2, यानी किसका आया था, 2s के बाद में देखो आप n प्लस l का मान 3 आ रहा है। अब देखो 3 2 बार आ रहा है, ये चीज भी ध्यान रखना आप। हमारा n प्लस l का मान हम कह रहे हैं कि कम होगा, उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तब क्या करेंगे, तब अपने को क्या देखना है, n का मान देखना है। तो n का मान इनमें दोनों में से किसका कम है, जिनके अंदर n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों में से n का मान कौन सा कम है, देखो इन दोनों में से n का मान इसका है ना, 2p वाले का कम है, तो इसका मतलब है 2s के बाद क्या आएगा, 2p। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3s, ठीक है। उसके बाद देखो आप n प्लस l का मान 4 आ रहा है, 4 कौन से का आ रहा है, 3p का आ रहा है, तो 3p। उसके बाद एक मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 किसका आ रहा है आपके, 4p का, 4p का। तो हमने क्या कहा कि सबसे कम कौन से उपकोष या कक्षकों की ऊर्जा कम होगी, 2s की। उसके बाद क्या होगी, सबसे ज्यादा इसके अंदर किसकी है, 4p की। तो n प्लस l का नियम है वो आप ध्यान से समझ लेना। ये किसके बारे में बताता है, कक्षकों की ऊर्जा के बारे में बताता है कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसके बारे में बता देता है, आसानी से बता देता है कि जब हम क्या करेंगे, n प्लस l का मान निकालेंगे, जिनका कम निकलेगा उसकी ऊर्जा कम होगी और जिसका ज्यादा निकलेगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी के आधार पर ये आप बाहु का नियम दिया गया था कि भी आप बाहु का नियम में क्या होता है। और ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि भी आप कंटिन्यू वीडियो के अंदर जुड़े रहें, ताकि क्या हो, आपको कंटिन्यू चेन से चेन जुड़ेगी तब आपको चीज समझ में आएगी। वरना एक टॉपिक बीच में छूट गया तो आपको वो कंफ्यूजन रहेगा कि भी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपकी, ठीक है। तो अभी भी आपको अगर इसके समझ में नहीं आ रहा है, ये एसपीडीएफ क्या है, ये कक्षक क्या है, कोष क्या है, उपकोष क्या है, तो इनके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो नीचे लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये टॉपिक भी आसानी से समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं आप बाहु नियम।
तो अभाव नियम है वो किसके बारे में बताता है कि परमाणु के जो कक्षक है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रवेश करते हैं, या कौन से कक्षक के अंदर पहले प्रवेश करेगा और कौन से कक्षक के अंदर बाद में प्रवेश करेगा, इसके बारे में बताता है। तो इसके साथ में इलेक्ट्रॉन भरने के में साथ दिया था अभाव नियम के साथ साथ में पाउली का नियम और हुंड का नियम है, वो आगे हमें वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अभाव नियम। तो अभाव नियम है वो कहां से, यानी अभाव नाम लिया गया था जर्मन भाषा से। ये जो अभाव नियम है ना, इसमें कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अभाव है वो जर्मनी भाषा का कोई वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, निर्माण करना। इसका क्या अर्थ होता है, निर्माण करना। यानी जैसे ही हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कक्षकों का क्या हो जाएगा, पूरा निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो अभाव का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक खाली उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है और उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। ठीक है, ये तो हमने जस्ट पहले ही पढ़ा था, n+l का नियम, ये सेम ही बात है। तो ठीक है, यानी ये चीज हम निकाल सकते हैं n+l के नियम से। ठीक है, यानी n+l का नियम होगा, उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कक्षकों की ऊर्जा का। कक्षकों की ऊर्जा का, यानी आपके सामने जैसे ही आ जाता है निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा, तो आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें क्या पता चलेगा कि कौन से कक्षक की निम्न ऊर्जा है, कौन से कक्षक की उच्च ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये नियम n+l का। इसलिए मैंने पहले करवाया था ताकि आपको ये नियम आसानी से समझ में आ जाए कि हम क्या करेंगे। हमारे पास जैसे ही कोई कक्षक आएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे 2s आ गया, 3s, 4p, 3d, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि इनमें से निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक कौन से और उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक कौन से है। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे n+l का मान निकालेंगे। तो इसके लिए निकालें तो क्या आएगा, 2 + 0, इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ये n है और ये l है। इसी तरह से 3s का निकालें तो 3 + 0 क्या मान आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 4p का निकाले तो मुख्य कोश क्या है, 4 है, p के लिए क्या होता है मान l का 1 होता है। ठीक है, तो क्या मान आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3d, 3 + d के लिए क्या मान रहता है, 2, तो इसका भी मान क्या है, 5 आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि जब n+l का मान समान हो या सेम हो तो हमें क्या करना है, पहले ऊर्जा किसकी कम होगी, जिसमें n का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इनका लिखने का क्रम क्या रहेगा, 2s से अधिक ऊर्जा किसकी है, 3s की, 3s के बाद हमें एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है 3d और उसके बाद 4p। तो इस तरह से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन से कक्षक के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, कौन से में बाद में आएगा। तो इस नियम के अंदर ये चीज डेफिनेशन आप खास करके ध्यान रखना। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर लिख लो, वरना आप क्या कर सकते हो, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके अंदर ये सेव रहे। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, इसके साथ में ये भी बहुत पूछते हैं कि अभाव का नियम है कौन सी भाषा से लिया गया है। ठीक है, या अभाव नाम है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। या अब इस नियम के अंदर एक डायग्राम आया था, उससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन कक्षक में इलेक्ट्रॉन है बाद में जाएंगे। ठीक है, तो वो डायग्राम बनाते हैं अपने। तो आप वो नियम के डायग्राम के अंदर आप देखो क्या करोगे, पहले क्या करो, आप यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 से 7 तक नंबरिंग कर लो। उसके बाद यहां से 1 छोड़ दो, यहां से क्या करो आप 2 3 4 5 6 7,
नीचे आप ले जा सकते हो, नीचे 7 तक आप ले जा सकते हो, ऊपर से आप छोड़ दो। अब अगले रो के अंदर क्या करोगे, एक और छोड़ दो खालिस्तान आप, 3 4 5 6। उसके बाद एक रो और छोड़ दो, ऊपर से खालिस्तान है और छोड़ दो आप, तो क्या होगा 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबरिंग लगा दो। ठीक है, यहां से मतलब 1 से 7, यहां से 2 से 7 तक कर लिया हमने। ठीक है, यहां से एक खालिस्तान और छोड़ दिया, 3 से कर लिया, एक खालिस्तान और छोड़ दिया और 4 से कर लिया। ठीक है, अब क्या करो, हमारे पास क्या थे, उपकोष थे ना 4। ठीक है, और रो भी हमारे पास कितनी है, 4 है। ठीक है, तो पहली रो के अंदर आपने पहला उपकोष उठाओ और वो लिख दो सभी के अंदर। पहला कौन सा था, S, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप दूसरा उपकोष कौन सा था हमारे पास, P, तो 2 के बाद P, 3p 4p 5p 6p और 7p। उसके बाद आप देखो तीसरे कौन सा था हमारा D, तो 3d 4d 5d और 6d। उसके बाद देखो आप हमारा अंतिम वाला उपकोष कौन सा था, F, तो 4f और 5f। ठीक है, तो इस तरह से अपने इनको रो के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और इनको ऊपर गोला करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से गोला करना चाहते हो तो, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए, मिलावट नहीं हो जाए इनके अंदर, बस इस तरह से। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह से मैंने सभी उपकोष को इस तरह से रख दिया है रो के अंदर। अब हमें इसको क्या करना है, नंबरिंग से, मतलब जिस तरह से अपने सांप-सीढ़ी करते हैं ना, जिस तरह से सांप चलता है सांप-सीढ़ी के अंदर, इस तरह से ऊपर नीचे उस तरह से हम घुमाते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से कक्ष के अंदर या उपकोष के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो हम देखो यहां से शुरू करना है इस तरह से कि इसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो 1s के बाद में आपने क्या करेंगे 2s। ठीक है, 2s के बाद यहां से आप खाली लेके जाओ और यहां से लेके आओ वापस, यहां से आप इसको डैश डैश दिखा सकते हो। ठीक है, और इसको 2p के बाद लेके आओ आप 3s पर। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 3p के सिद्ध में कौन आ रहा है, 4s, इस तरह से 4s आ रहा है। उसके बाद 3d से स्टार्ट करो आप। ठीक है, 4s के बाद क्या आएगा, 3d आएगा। 3d के बाद देखो 3d के जो भी एकदम सिद्ध में है ना, उसको आप कर लो, काउंट कर लो। 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप फिर वापस ऊपर चलो। अब यहां से कहां से शुरू करेंगे अपने, इसके बाद 4d से। ठीक है, तो 4d से शुरू करें, 4d के एकदम सीध में है ना, उसको ले लो आप। 4d के बाद क्या है, 5p के बाद 4s। ठीक है, फिर अपने ऊपर की तरफ बढ़ो, कहां से शुरू करोगे आप, 4f से शुरू करोगे। ठीक है, 4f के बाद में एकदम उसके सामने कौन है, 5d के बाद 6p और उसके बाद में 7s। ठीक है, अब देखो वापस उस तरफ बढ़ो आप, कहां से शुरू करोगे, 5f से 6d के बाद 7p। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या हो जाएंगे, सभी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का हमारे को क्रम पता चल जाएगा कि कौन से के अंदर पहले आएगा और कौन से के अंदर बाद में आएगा। तो हमने क्या किया, यहां से शुरू किया ना, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम एनर्जी क्या है, इसकी है। ठीक है, यानी इसके अंदर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1s से बाद किसका आएगा, 2s का। ठीक है, और 2s के बाद हमने कहां से शुरू किया, 2p से। 2p के एकदम सामने कौन है, 3s, यानी 2p के बाद आएगा 3s। 3s के बाद किसके अंदर भरा जाएगा, 3p
P के अंदर, बाद में 4S के अंदर, फिर 3D में। 4S के बाद जस्ट कौन सा शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां से कौन सा क्रम शुरू हो जाएगा, 3D हो जाएगा। उसके बाद 4P, ठीक है, और उसके बाद 5S, फिर अपने ऊपर की तरफ जाओ आप, फिर यहां से क्या शुरू होता है, 4D, उसके बाद 5P, उसके बाद 6S, फिर अपने क्या होगा, F उपकोष शुरू हो गया, ठीक है, तो F उपकोष से यहां से शुरू करो आप, 4F, 5D, 6P और 7S, फिर 5F, 6D और 7P, ठीक है। तो इस तरह हमें क्रमांक पता चल गया है कि पहले कौन से के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है और बाद में कौन से में भरना है, ठीक है, यानी कौन से की ऊर्जा कम है और कौन से की ज्यादा है। तो इस तरह से हमारे को, जैसे मान लो कि पहला आ रहा है हमारा 1S के बाद 2S, उसके बाद 2P से ज्यादा कौन है, 3S, बाद में 3P, बाद में 4S, फिर 3D, ठीक है। उसके बाद इस तरह से अपने इस तरह से क्रम चले, तो अंतिम के अंदर हमारा आएगा जैसे अंतिम के अंदर हमारा आएगा 6D से बड़ा है 7E, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को क्रम वाइज पता चल जाएगा कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हमने पढ़े थे, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे जो घूम रहे थे, मुख्य कोशों के अंदर घूम रहे थे, ठीक है, और हमने वहां पढ़ा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कक्षक के अंदर पाए जाते हैं। तो कक्षक में कौन से कक्षक के अंदर पहले जाएंगे, कौन से में बाद में जाएंगे, इसके बारे में इस अफबाऊ नियम से हमें पता चला है, ठीक है। अब किस तरह से उनको रखना है, यानी उनको एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और उनको किस तरह से रखना है, इसके बारे में हम जैसे आगे के नियम 2 और इसी से रिलेटिव है, पाउली का नियम और हुंड का नियम है, उनको हम पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या कर लेना, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट तत्व दिए हुए हैं वो कम से कम 30 तक एलिमेंट याद कर लेना, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट दे सकते हो कि हमें सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले के वीडियो लिंक के नीचे देख लें, ठीक है, ताकि ये वीडियो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे। और हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें जो राजेंद्र कुमावत के नाम से है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद।